पे एड होमिनम फेलासी मतलब किसी को पर्सनली अटैक करना, या तो किसी को मतलब किसी का ओपिनियन को या किसी का मतलब स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना। ओके, क्रिटिसाइज करने का मतलब इररिलेवेंट रीजन से हम जब क्रिटिसाइज या तो रिजेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है एड होमिनम फेलासी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो लड़की है, डेट फेस क्रीम कैन नॉट बी गुड, ओके, किम कार्डेशियन इज सेलिंग इट। तो यहाँ पर देखो क्या है, किम कार्डशियन, ओके, किम कार्डशियन एक मतलब एक्ट्रेस है जो कि मतलब थोड़ा ब्राउन कलर का है, वो कोई फेस क्रीम का मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ओके, ये लड़की जो है मतलब थोड़ा ब्राउन कलर का है और फेस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो कि खुद का ही चेहरा मतलब इतना गोरा नहीं है, तो ये फेस क्रीम किस काम का होगा, है ना। तो मतलब जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसका मतलब फेस का ही इतना ब्राइटनेस नहीं है, तो मतलब वो फेस क्रीम का क्या मतलब रिजल्ट होगा, है ना। तो हम ऐसे आर्गूमेंट करते हैं, एक्चुअली फेस क्रीम तो अच्छा हो सकता है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि इररिलेवेंट एक लॉजिक यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम इसको मतलब जो किम कार्डशियन है, तो किम कार्डशियन को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का जो एक इररिलेवेंट आर्गूमेंट से, इररिलेवेंट लॉजिक से हम जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको बोला जाता है एड होमिनम फेलासी। इसे समझ में आ गया एड होमिनम क्या होता है। ओके, इररिलेवेंट रीजन होता है, यू कैन नॉट गो टू लॉ कॉलेज बिकॉज योर फादर इज ए क्रिमिनल। मतलब तुम लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा फादर एक क्रिमिनल है। तुम्हारा फादर क्रिमिनल है बट यू आर नॉट ए क्रिमिनल, यू कैन एडमिशन कैन टेक एडमिशन, है ना। तो इस टाइप का मतलब तुम मतलब वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्यों कि क्योंकि तुम्हारा फादर क्रिमिनल है तो तुम एडमिशन नहीं ले पाओगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एड होमिनम फेलासी। ओके, नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप का फेलासी है जो है स्ट्रोमैन फेलासी। ये सारे जो पॉइंट्स है ना मतलब फेलासी का टाइप से एग्जाम में बार बार पूछता है, मतलब एक ना एक तो आएगा ही, मतलब दोनों पेपर में एक एक करके आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से समझ लो 100% आएगा ही आएगा। तो स्ट्रोमैन फेलासी जो होता है, स्ट्रोमैन फेलासी क्या होता है, स्ट्रोमैन मतलब हम जब क्या करते हैं वो पानी या तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, तो स्ट्रो से हम पीते हैं ना। स्ट्रो मतलब इस टाइप का एक पाइप होता है ना। तो यहाँ पर समझ लो हमारा एक गिलास है, ये ग्लास है, तो ग्लास से हम क्या करते हैं, तो समझ लो यहाँ तक पानी है, तो पानी स्ट्रो से, ये वाला जो पाइप है ना, पाइप से पी रहे हैं, और हमारा मुंह समझ लो यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर हमारा मुंह है, तो हम यहाँ से मतलब पानी को पी रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है ना। स्ट्रोमैन फेलासी, तो स्ट्रोमैन फेलासी उसी टाइप का होता है, मतलब डिस्टेंस से मतलब मीनिंग को चेंज कर देना, पोजीशन को अटैक करना। तो यहाँ पर इन द स्ट्रोमैन फेलासी समवन अटैक्स ए पोजीशन टू द ओपोनेंट डज नॉट रियली होल्ड। ओके, मतलब किसी का और किसी ओपोनेंट का हम पोजीशन को जब मतलब क्या करते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं। एक्चुअली समझ लो किस टाइप का है, मैं तुमको ऐसे ही मतलब क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तुम एक्चुअली क्या वो वाला मतलब इंटेंशन है ही नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम्हारा इंटेंशन वो है। समझ लो तुम जो रोड साइड पीपल्स है, तो उसको हेल्प करने के लिए तुम यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हो, और साथ में वो वीडियो से अपलोड करने से जितना पैसे मिलता है, तो उससे मतलब वो रोड साइड पीपल्स को तुम मतलब जो पुअर पीपल है उसको तुम हेल्प करते हो। बट मेरा ओपिनियन है कि तुम वो पैसा गरीब लोगों का मतलब वीडियो बना के तुम डाल रहे हो, और वो पैसा तुम खुद मतलब ले रहे हो। ओके, तुम हेल्प करने के लिए नहीं, खुद का प्रॉफिट के लिए मैं तुम कर रहे हो। मैं ऐसे मतलब क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तुम्हारा पोजीशन क्या है कि तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम उन लोगों को हेल्प करना चाहते हो उसी पैसे से, बट मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम वो वीडियो बना के मतलब खुद का प्रॉफिट बना रहे हो। तो इस टाइप का एक्चुअली तुम्हारा पोजीशन वो नहीं है, बट मैं इलॉजिकली मतलब कोई रीज़न ना मतलब मेरे हिसाब से कुछ रीज़न डाल के तुमको मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारा जो पोजीशन है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ, तो उसको बोला जाता है स्ट्रोमैन फेलासी। ओके, द स्ट्रोमैन फेलासी समवन अटैक्स ए पोजीशन, ओके, पोजीशन द ओपोनेंट्स डज नॉट रियली होल्ड, जो कि ओपोनेंट जो है वो रियली वो प्लेस मतलब होल्ड नहीं कर रहे, बट हम वैसे उसको मतलब वहाँ पे ढाल देते हैं कि तुम हाँ तुम्हारा इंटेंशन वही है, इस टाइप का। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल लेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ नाम है इसका, इग्नोर द रियल आर्गूमेंट, जो रियल आर्गूमेंट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं।
क्रिएट ए प्रेटेंडेड आर्गूमेंट, प्रेटेंडेड मतलब मेरे हिसाब से मैं एक प्रिटेंड कर रहा हूँ तुमको, उसके बाद डिफेट द प्रेटेंड आर्गूमेंट, डिफेट कर रहा हूँ मतलब प्रिटेंडेड जो तुम्हारा आर्गूमेंट है उसको मैं हरा रहा हूँ, है ना, इस टाइप का। क्लेम द विक्टोरी, ओके, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है तुमको क्रिटिसाइज करने के बाद कि मैं जीत गया ओवर द रियल आर्गूमेंट, मतलब तुम्हारा जो रियल आर्गूमेंट है उसको मतलब हरा के मैं जीत गया, इस टाइप का एक विक्टोरी मुझे फील होता है। ओके, डो विक्टोरी डांस, ये सब मतलब एग्जाम में पूछता है। हाँ, इसका दूसरा दूसरा नाम है मतलब ये डो विक्टोरी डांस, मतलब मैं जीत गया और अभी मैं डांस कर रहा हूँ, मतलब मैं जीत गया, मैं जीत गया, इस टाइप का। तुमको क्रिटिसाइज करके मुझे अच्छा लगा। ओके, तो इस टाइप का तुम्हारा पोजीशन को अटैक करके मुझे अच्छा लगा, इस टाइप का मतलब डो विक्टोरी डांस, क्लेम द विक्टोरी ओवर द रियल आर्गूमेंट, तो ये कुछ मतलब इसका नाम है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लासी का। फॉर एग्जांपल समझ लो एक एग्जांपल था एक्चुअली, समझ लो इस टाइप का है कि मिड डे मील, मिड डे मील मतलब जो स्टूडेंट्स को दोपहर में खाना देता है ना, 1 बजे 12 बजे तक, मतलब वो LPME स्कूल में खाना देते हैं, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो एक्चुअली इंटेंशन क्या है कि स्टूडेंट्स को हम 3 या तो 4 बजे तक रख सके, इसलिए बीच में मतलब खाना देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मतलब भूख लगता है, इसलिए स्कूल से भाग जाता है 1 बजे 2 बजे मतलब भाग जाता है। तो उसको स्कूल में 4 बजे तक रखने के लिए मतलब क्या किया जाता है, उसको खाना दिया जाता है बीच में, कि स्टूडेंट क्या करे, थोड़ा लंबा टाइम तक स्टडी करे और मतलब उससे मतलब जो स्टडी है मतलब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छा आए। तो ये है गवर्नमेंट का इंटेंशन। बट हम कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, वो जब से खाना देना स्टार्ट कर दिया तो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाता है, खाने के लिए जाता है। मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट का पोजीशन है कि अच्छा टीचिंग देना, है ना, लॉन्ग टाइम टीचिंग देने से मतलब जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, उस पोजीशन को क्रिटिसाइज़ करके मैं खुद का आर्गूमेंट जो है वो डाल रहा हूँ, मतलब खुद का आर्गूमेंट से। हाँ, तो वो पोजीशन को मैं अटैक कर रहा हूँ, मतलब पोजीशन को मैं, जो पोजीशन गवर्नमेंट ने होल्ड किया उसको मैं अटैक करके मेरा जो मतलब स्टेटमेंट है, मेरा जो आर्गूमेंट है उसको मतलब क्या करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो इस टाइप का जो पोजीशन को अटैक करना होता है ना, तो उसको बोला जाता है स्ट्रोमैन फैलासी। ओके, समझ में आया दोनों टाइप। एक है तुम्हारा एड होमिनम, तुम लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एड होमिनम एंड स्ट्रोमैन फैलासी, अप्रूजा संकिम श्रावस्ती, क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है? सर स्ट्रोमैन तो आगे पर बुझाबो। स्ट्रोमैन मतलब किसी का मतलब जो जब तुम पोजीशन को अटैक करते हो। हाँ, समझ लो यहाँ पे तुमको लेके ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है, जो क्या करते हो तुम, जो रोड साइड पीपल्स है, मतलब रोड के साइड में बैठ के मतलब रहता है ना, वो पान बाज़ार में बहुत सारे मिलते हैं, तो उन लोगों का मतलब वीडियो बनाते हो और वीडियो बना के यूट्यूब में डालते हो, और उससे जो पैसा मिलता है ना, तुम उसी पैसे से मतलब उन लोगों को ही हेल्प करते हो। तुम्हारा वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन है कि उन लोगों को हेल्प करने के लिए तुम वीडियो बना रहे हो। बट मैं तुमको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि तुम खुद का प्रॉफिट के लिए मतलब इस टाइप का वीडियो बना रहे हो, है ना, कि मैं यहाँ पे तुमको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, कि तुम्हारा पोजीशन है दोनों दूसरे को हेल्प करने के लिए, तुम्हारा पोजीशन वो है। बट मैं कुछ आर्गूमेंट डाल रहा हूँ कि तुम दूसरे को हेल्प करने के लिए वीडियो नहीं डाल रहे हो, वीडियो नहीं बना रहे हो, तुम खुद का प्रॉफिट के लिए मतलब वीडियो बना रहे हो। तो पोजीशन को मैंने क्रिटिसाइज़ कर दिया, तुम्हारा जो पोजीशन है एक्चुअली यू डज नॉट रियली होल्ड द पोजीशन। ओके, तुम्हारा इंटेंट, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन है सेल्फ प्रॉफिट के लिए तुम काम कर रहे हो, मैं ऐसे मतलब तुमको बोल रहा हूँ, और तुम्हारा पोजीशन एक्चुअली क्या है, तुम दूसरे के लिए काम कर रहे हो, है ना, उसको हेल्प करने के लिए दूसरे आदमी को। तो यहाँ पर पोजीशन को मैंने अटैक कर दिया, तो इस टाइप का अटैक करने को मतलब स्ट्रोमैन फैलासी बोला जाता है। समझ में आया अभी? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ना अलग अलग टाइप का मतलब एग्जाम्पल आता है, तुमको समझना पड़ेगा एक्चुअली कौन सा फैलासी का नाम क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। जो तुम्हारा क्या था, एड होमिनम, एड होमिनम मतलब किसी को पर्सनली जब अटैक करते हो। ओके, इरिलेवेंट लॉजिक से, इरिलेवेंट आर्गूमेंट से जब तुम क्या करते हो, किसी को पर्सनली अटैक करते हो, वो होता है मतलब एड होमिनम।
उसके बाद क्या है स्ट्रोमैन फैलासी, ये पर्सनल अटैक नहीं है, ये क्या होता है पोजीशन को अटैक करना, किसी का पोजीशन जो है उसको अटैक करना। ओके, तो ये होता है पोजीशन को अटैक करना। नेक्स्ट हमारा आएगा अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस, अपील टू इग्नोरेंस आर्गुमेंटम एट इग्नोरेशियम, ये पेपर में ऐसे भी आता है कभी कभी ना, ये लेटिन टर्म्स आता है, लेटिन जो टर्म्स है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपील टू इग्नोरेंस दैट मीन्स आर्गुमेंटम एट इग्नोरेशियम। तो इग्नोरेंस एंड इग्नोरेशियम सेम सेम वर्ड है, थोड़ा रिलेटेड है। तो अपील टू इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना। दिस fallacies occur when someone asserts a claim that must be accepted because no one else can prove otherwise। मतलब किसी आर्गूमेंट को हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसको आज तक कोई डिस्प्रूव ही नहीं कर पाया, इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम लोगों में जो मतलब एक कंसेप्ट है वो मतलब सब लोग बिलीव करता है। ओके, कुछ कंसेप्ट है, समझ लो गॉड का कंसेप्ट को, गॉड को सब बिलीव करते हैं, हमारा सोसाइटी में सब गॉड को बिलीव करते हैं, तो मैं भी बिलीव करता हूँ। तो क्यों बिलीव करता हूँ? क्योंकि गॉड जो नहीं है उसका कोई मतलब आर्गूमेंट आज तक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कोई नहीं दे पाया, तो इसलिए मैं गॉड को बिलीव कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअली गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसका जो आर्गूमेंट है या तो गॉड का एग्जिस्टेंस का जो प्रूफ है, तो वो प्रूफ को हम नहीं ढूंढते, डायरेक्टली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जब। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है देखो, fallacy occur when someone asserts a claim that must be accepted ओके बिकॉज नो वन एल्स कैन प्रूव अदरवाइज। ओके, मतलब इससे द्वारा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है बिना एक्सेप्ट करना। ओके, तो इस टाइप का मतलब क्या है, इस टाइप का जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मतलब कोई रीज़न वगैरह बिना रीज़न से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है अपील टू इग्नोरेंस। मतलब हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो, बाकी हमारा जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो मतलब मान रहे कि गॉड है, तो मैं भी मानूंगा कि गॉड है, इसका कोई रीज़न मुझे नहीं चाहिए, गॉड है तो है, मतलब सब लोग बोल रहे गॉड है तो मेरे हिसाब से गॉड है। तो ऐसे जब हम एक्सेप्ट करते हैं उसको बोला जाता है अपील टू इग्नोरेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, पीपुल हैव बीन प्रेइंग गॉड फॉर सेवरल ईयर्स, नो वन कैन प्रूव ही डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर ही एग्जिस्ट। ये एग्जाम में आया था। ओके, इस टाइप का एग्जाम्पल आता है कि पीपुल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सारे ईयर्स से मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सालों से गॉड को प्रे कर रहे हैं हमारा सोसाइटी के आदमी। हाँ, नो वन कैन प्रूव ही डज नॉट एग्जिस्ट, कोई आज तक ऐसे प्रूव नहीं कर पाया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, आज तक कोई प्रूफ नहीं दे पाया, तो देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। तो हम मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं दे पाया, बट मैं खुद से मतलब ट्राई नहीं किया कि गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो इस टाइप का जब मतलब हम यहाँ पे इग्नोर कर दिया किस पॉइंट को कि गॉड एग्जिस्ट करता है रियली कि नहीं करता है, तो उस चीज़ को हम क्या करना चाहिए था, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, बट हम नहीं करते, हम वहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते, तो इसलिए इसको बोला जाता है अपील टू इग्नोरेंस। ओके, क्लियर, अपील टू इग्नोरेंस। या कुछ डाउट है बताओ। ओके, तो Sir, appeal to ignorance to আরো একবার বুঝাবো। अपील टू इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, अपील टू इग्नोरेंस मतलब जब हम क्या करते हैं किसी भी मतलब विदाउट रीज़न हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम रीज़न को नहीं ढूंढते हैं, डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। ओके, समझ लो इस टाइप का है। यहाँ पे तो एक एग्जांपल मैंने देख लिया, बता दिया कि यहाँ पे क्या है कि पीपुल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे यारों से, मतलब यार से क्या हो रहा है कि गॉड को लोग क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। हाँ, नो वन कैन प्रूव ही डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इस टाइप का मतलब कोई प्रूफ नहीं दे पाया आज तक, तो देयरफॉर ही एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करता है, कोई डिस्प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो रीज़न है वो रीज़न को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, विदाउट एनी रीज़न वी एक्सेप्टिंग। ओके, तो इसको बोला जाता है, हम यहाँ पे रीज़न को क्या करते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं, जो रीज़न है यहाँ पर रीज़न को हम इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर द रीज़न। ओके, रीजन को हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है
इग्नोरेशियो इलेंसी, सॉरी, आर्गुमेंटम इग्नोरेशियम, इग्नोरेशियन इलेंसी वो अलग सा है कि अपील टू इग्नोरेंस, ओके, अपील टू इग्नोरेंस, आर्गुमेंटम एट इग्नोरेशियम, इसे याद रखना। तो इग्नोरेशियम या तो इग्नोरेंस मतलब हम जो रियल आर्गुमेंट है, मतलब जिसका रीजन है, रीजन को हम इग्नोर करते हैं, मतलब रीजन का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस टाइप का, विदाउट रीजन वी एक्सेप्ट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विदाउट रीजन वी एक्सेप्ट समथिंग, we accept something, then this type of fallacy created, okay, तो this type of fallacy जो है वो create होता है, okay, বুজিব পাইছা না এতিয়া? উইদাউট ৰিজন যেতিয়া আমি একচেপ্ট কৰি দিওঁ কিবা এটা বস্তু, অ'কে, ৰিজন নজনাকৈ যিটো ৰিজন হয় সেইটোক আমি কি কৰোঁ যে ইগন'ৰ কৰি দিওঁ, when we ignore the reason then this type of fallacy create, okay। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉल्स डायलेमा एंड फॉल्स डाइकोटोमी, नंबर 4 पे है फॉल्स डायलेमा एंड फॉल्स डाइकोटोमी। फॉल्स डायलेमा फॉल्स डाइकोटोमी क्या होता है, जो दो ऑप्शन में हम फंस जाते हैं, जब हमारा ऐसे कंडीशन आ जाता है या तो इसको एक्सेप्ट करो या तो उसको एक्सेप्ट करो, ओके, मतलब दोनों में से हम एक को भी नहीं छोड़ सकते, किसी को भी हम नहीं छोड़ सकते, मतलब दो ऑप्शन में जब हम फंस जाते हैं तो तब उस टाइप का फैलासी को क्या बोला जाता है, फॉल्स डायलेमा फैलासी या तो फॉल्स डाइकोटोमी फैलासी, इसको या इसका और कुछ नाम है ब्लैक एंड वाइट फैलासी, आइदर और फैलासी, फॉल्स डाइकोटोमी या तो बाइफर्केशन फैलासी, मतलब दो कंडीशन में हम फंस जाते हैं। समझ लो तुम्हारा एक रिलेशन है एक लड़के के साथ, तो वो रिलेशन मतलब तुमने घर में जब बता दिया तो वहाँ पर क्या हो गया कि तुम्हारा घर का जो तुम्हारा जो फैमिली है, फैमिली बोल रहा है अगर ये लड़के के साथ तू शादी करेगा तो हमको छोड़ना पड़ेगा, मतलब फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हारा दो ही ऑप्शन होता है कि लड़के के साथ मतलब तुम शादी करोगे तो तुमको फैमिली छोड़ना पड़ेगा, और फैमिली के साथ अगर रहना चाहते हो तो लड़के को छोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइप का दो ऑप्शन दिया जाता है, मतलब दोनों में से मतलब तुम एक भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप का जब कंडीशन आ जाता है ना, आइदर और टाइप का, ओके, ब्लैक एंड वाइट टाइप या तो आइदर और टाइप का जो ऑप्शन मिलता है, तो मतलब दो ऑप्शन में जब फंस जाते हो तो इस टाइप का जो आर्गूमेंट दिया जाता है तो उसको बोला जाता है फॉल्स डायलेमा या तो फॉल्स डाइकोटोमी फैलासी, ओके, दो ही ऑप्शन होता है। when we stuck between two options, when we stuck between two options, ओके, दो ऑप्शंस के बीच में जब हम फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ओके, समझ में आया ये कौन सा किस टाइप का फैलासी है? तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, हाँ यहाँ पर देखो एग्जांपल है, तो यू आर आइदर फॉर मी और अगेंस्ट मी, या तो तुम मुझे सपोर्ट करो नहीं तो मेरे अगेंस्ट चले जाओ, इस टाइप का ऑप्शन है। मतलब समझ लो तुम्हारा जो मतलब पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, या तो तू हमारे साथ रहना या तो तू हमारा अगेंस्ट जाना, ओके, मतलब कुछ कंडीशन आ गया, उस कंडीशन में बोल रहे हैं आइदर यू आर आइदर फॉर मी और अगेंस्ट मी, मतलब तुम किसी मतलब तुम्हारा जो फैमिली है वो कुछ गलती कर दिया तो तुम उसका सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हो और अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहे हो, तो इस टाइप का मतलब एक कंडीशन आ जाता है ना। तो उस कंडीशन में मतलब दो ऑप्शन के बीच में जब हम स्टक हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है फॉल्स डायलेमा फैलासी, ओके। अमेरिका लाभ इट और लीव इट, मतलब अमेरिका को लाभ करो या तो लीव छोड़ दो, मतलब दो ही ऑप्शन है, अमेरिका में रहना चाहते हो तो उसको लाभ करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका छोड़ के भाग जाओ। तो उन लोगों का एक कॉमन डायलॉग होता ही है कि अमेरिका लीव इट और लाभ इट, ओके। तो इफ या फिर और है, एक सेकेंड, तो वैसे तो समझ में आ गया ना, डायलेमा फॉल्स डाइकोटोमी बिटवीन वन थिंग, ओके। तो यहाँ पर समटाइम्स द स्विच आर बिटवीन नॉट वन थिंग टू थिंग, ओके। तो दो टू थिंग के बीच में हम क्या करते हैं, मतलब चूज करना पड़ता है, किसको हम सिलेक्ट करें, यहाँ पर हम दोनों में से एक को भी मतलब नहीं छोड़ सकते, इस टाइप का कंडीशन आता है व्हेन वी स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस। क्लियर हो गया ना फॉल्स डायलेमा एंड फॉल्स डाइकोटोमी?
या कुछ डाउट है? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा है स्लीपरी स्लोप। ओके, नंबर 5, स्लीपरी स्लोप। स्लीपरी स्लोप एक्चुअली किस टाइप का फैलासी होता है? स्लीपरी स्लोप मतलब स्लीप करके मतलब पिछल जाता है, इस टाइप का। ओके, तो किस टाइप का होता है? द स्लीपरी स्लोप फैलासी वर्क्स बाय मूविंग फ्रॉम सीमिंगली being premise or starting point and working through a number of small steps to an improbable extreme। तो ये याद रखना, improbable extreme। It fallacy is not just a long series of causes। तो मतलब इस टाइप का फैलासी है ये स्लीपर स्लोप, मतलब स्लीप स्लीप करके जाता है इस टाइप। समझ लो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो पेन है, ये पेन का ढक्कन अगर मतलब खो जाएगा, मतलब पेन का ढक्कन तुम्हारा खोज गया, तो पेन का जो कैप है वो मतलब खो गया, मतलब हेराई गई से। यदि हेराई जाए तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर पेन का ढक्कन खो जाएगा तो तुम लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, नोट्स नहीं बना पाओगे, है ना। तो नोट्स अगर नहीं बना पाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब पेन का ढक्कन खोने से मतलब पेन सूख जाएगा, है ना। पेन जो है वो सूख जाएगा, सो सूखने से तुम लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और एग्जाम में जाके फेल करोगे तो एक टाइम पे जाके तुम डिप्रेशन में चले जाओगे और तुम सुसाइड कर लोगे। तो एक पेन का ढक्कन खुलने से इतना हो सकता है क्या? इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम को हम सोच लेते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ना इसे कि इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम, तो एकदम मतलब जो कि हो ही नहीं, होने का चांस ही नहीं है, तो उतने तक मतलब हम सोच लेते हैं। ओके, ओवर थिंकिंग टाइप। तो इस टाइप का इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम को जब हम मतलब क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है स्लीपरी स्लोप। ओके, स्लीपरी स्लोप। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो यू सेड दैट इफ वी अलाउ ए, मतलब ए टू हैपन, समझ लो हम ए को अगर होने देंगे तो जेड विल इवेंचुअली हैपन, मतलब ए को अगर होने देंगे, पेन का ढक्कन को अगर खो जाने देंगे तो जेड इवेंचुअली हैपन, मतलब लास्ट में जाके सुसाइड होगा ही। ओके, देयरफॉर ए शुड नॉट बी हैपन, मतलब ए को होना ही नहीं देना चाहिए, मतलब पेन का ढक्कन खोना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम मतलब ए टू जेड तक चला गया, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उतने तक हम सोचते हैं विदाउट रीजन, इतना तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसा होता है इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम। ओके, तो इसको बोला जाता है स्लीपरी स्लोप। इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम तक हम समझते हैं। क्लियर हो गया स्लीपरी स्लोप एक्चुअली क्या है? ओके, तो यहाँ पर Yes, sir. एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, इफ वी टीच तन्मय, तन्मय एक आदमी का नाम है, मतलब एक बच्चा का नाम है, हाउ टू ड्राइव ए कार, मतलब तन्मय को अगर हम कार चलाना सिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, देन ही विल वांट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए हेलीकॉप्टर नेक्स्ट, मतलब अभी तन्मय को कार चलाना सिखाएंगे तो नेक्स्ट जाके वो हेलीकॉप्टर चलाना सीखना चाहेगा। तो हमको क्या करना है कि उसको कार चलाना नहीं सिखाना है, मतलब कार चलाना सिखाएंगे तो वो हेलीकॉप्टर चलाना चाहेगा, तो इससे तो मतलब नहीं भी हो सकता है ना कि वो हेलीकॉप्टर चलाना चाहेगा। तो इसको बोला जाता है इम्प्रोबेबल एक्सट्रीम टाइप का एक आर्गूमेंट। ओके, जिसको मतलब क्या बोला जाता है, स्लीपरी स्लोप। नेक्स्ट सर्कुलर आर्गूमेंट। सर्कुलर आर्गूमेंट जो है इसको बोला जाता है पेटिशन प्रिंसिपी। सर्कुलर आर्गूमेंट पेटिशन प्रिंसिपी। पेटिशन प्रिंसिपी किसको बोला जाता है, मतलब हम घुमाते हैं बात को, जस्ट घुमाते हैं, कोई मतलब न्यू कंक्लूजन में हम नहीं जा सकते, मतलब कोई कंक्लूजन में नहीं जा सकते, जस्ट एक ही बात को हम बार बार घुमा रहे हैं कि मुर्गी पहले आया या तो अंडा पहले आया, ऐसे बोलते हैं ना कि मुर्गी पहले आया, फिर से बोल रहा हूँ कि मुर्गी से पहले अंडा आया, अंडा से पहले मुर्गी आया, ऐसे मतलब घुमाते हैं जब। ओके, तो यहाँ पर कहता है व्हेन ए पर्सन आर्गुमेंट इज जस्ट रिपीटिंग, मतलब हम बार बार घुमाते हैं। ओके, व्हाट दे ऑलरेडी एज्यूम्ड बिफोर हैंड। ओके, उसके बाद क्या है, इट्स नॉट अराइविंग एट एनी न्यू कंक्लूजन, मतलब हम कोई कंक्लूजन में जा ही नहीं सकते, बट एक ही बात को बार बार घुमाते हैं, इस टाइप का। वी कॉल दिस सर्कुलर आर्गूमेंट और सर्कुलर रीजनिंग। तो सर्कुलर आर्गूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पेटिशन प्रिंसिपी। पेटिशन प्रिंसिपी बोला जाता है एज्यूमिंग द इनिशियल, इसका ऐसे भी आता है, ये नाम एग्जाम में बार बार पूछते हैं। एज्यूमिंग द इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले जो बोला था उसको ही घुमा घुमा के बोल रहे हो, इस टाइप का। कॉमनली मिस
इज ट्रांसलेटेड एज द बिगिनिंग द बेगिंग द क्वेश्चन, बेगिंग मतलब घुमाते हैं हम क्वेश्चन को। हाँ, तो यहाँ पर देखो किस टाइप का होता है सर्कुलर आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज बाइबल इज ट्रू बिकॉज द बाइबल सेज इट इज ट्रू, तो यहाँ पर लिखा है कि बाइबल जो है, जो क्रिश्चियन बुक है ना, क्रिश्चियन टेक्स्ट बुक, तो ये जो बाइबल है, बाइबल ट्रू है बिकॉज बाइबल में ही लिखा है कि बाइबल ट्रू है। समझ में आया कि बाइबल को ट्रू बोला जाता है, और बाइबल को ट्रू इसलिए बोला जाता है कि बाइबल में लिखा है कि बाइबल ट्रू है। मतलब ये कैसा बात हो गया, है ना। तो इस टाइप का मतलब जिसमें लिखा है वही बोल रहा है कि बाइबल ट्रू है। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज गॉड सेज ही एग्जिस्ट, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। हमने कहाँ पे सुना है, गॉड ने खुद बोला है कि गॉड एग्जिस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब गॉड जो एग्जिस्ट होता है, गॉड खुद बोला है कि गॉड एग्जिस्ट, मतलब एक बात को बार बार हम घुमाते हैं, है ना। यहाँ पर मिलेगा हम लोग को कहाँ पर था, अच्छा यहाँ पे मैं लिखा था वो दूसरा पेपर में। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है बेगिंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को हम घुमाते हैं यहाँ पे, तो कोई मतलब न्यू कंक्लूजन यहाँ पे नहीं आता है। अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर आर्गुमेंट, अकॉर्डिंग टू माय ब्रेन इज रिलायबल, तो मेरा ब्रेन बोलता है किस टाइप का है, अकॉर्डिंग टू माय ब्रेन, मतलब मेरा जो ब्रेन है, ब्रेन बोल रहा है कि माय ब्रेन इज रिलायबल, मतलब मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। तो मतलब मेरा ब्रेन ही को बोल रहा है कि पागल बोल रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो इस टाइप का बात है कि पागल बोल रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो इस टाइप का मतलब वहाँ पे पागल है कि नहीं है वो, तो वो खुद पागल है, वो क्या समझेगा मतलब पागल किसको बोलता है ना। तो इस टाइप का मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाना, एक ही बात को बार बार घुमाना, मतलब उससे मतलब कोई न्यू कंक्लूजन नहीं मिलता है, उसको बोलता है बेगिंग द क्वेश्चन, या तो सर्कुलर आर्गुमेंट, पेटिशन प्रिंसिपल बोला जाता है। क्लियर। नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 7, हिस्ट्री जनरलाइजेशन। हिस्ट्री जनरलाइजेशन मतलब इसको बोला जाता है ओवर जनरलाइजेशन, इसका दूसरा नाम है ओवर जनरलाइजेशन। ओके, तो ओवर जनरेशन मतलब ओवरली जनरलाइज कर देते, किस टाइप का, द हिस्ट्री जनरेशन आर जनरल स्टेटमेंट्स विदाउट सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट देम, मतलब कोई सफिशिएंट रीजन या तो सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं, बट हम जनरलाइज कर देते। दे आर जनरल क्लेम्स टू hasty made, okay, hastily made, hence they commit some sort of illicit assumptions, stereotyping, okay, मतलब इस टाइप का एक ओवर स्टेटमेंट होता है या तो एग्जैगरेशन होता है। मतलब किस टाइप का हेस्टी जनरेशन, मतलब हम ओवर जनरलाइज करते थे। कब, मतलब समझ लो तुम एक बॉयज हॉस्टल के सामने से जा रहे हो, तो वहाँ पर देखा 2-3 लड़का क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो तुम ऐसे बोल रहे हो कि उस हॉस्टल में जितना लड़का रहता है तो सारे लड़का स्मोकिंग करते हैं। तो यहाँ पर तुमने 2-3 लड़के को देखा जस्ट, और उसके 2-3 के ऊपर बेस करके तुम क्या कर रहे हो, सारे जो हॉस्टल का लड़का है उसको बोल रहे हो कि वो सारे लड़का क्या करता है, स्मोकिंग करता है। या तो 2-3 लड़के को तुमने देख लिया था कि ड्रिंक कर रहा है, तो उसके ऊपर बेस करके तुम बोल रहे हो पूरा हॉस्टल का लड़का मतलब ड्रिंक करता है, मतलब दारू पीता है। तो इस टाइप का जो जब हम जनरलाइज कर देते हैं, मतलब विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं है, मतलब जस्ट थोड़ा सा मतलब 2-3% को देखा और उसके ऊपर बेस करके हमने इसे बोल दिया, तो उसको बोला जाता है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ये लास्ट एग्जाम में भी आया था कि जो जापान से इंडिया में जो बोट आता है, मतलब जापान से इंडिया में जो बोट आता है, तो बोट में से 2-3 बोट का नाम दे दिया कि वो डूब गया। ओके, 2-3 बोट का नाम दिया, कुछ नाम था, वैसे एग्जाम में आया था, मुझे इसे बोट का नाम पता नहीं है, वैसे याद नहीं है। तो 2-3 बोट है, मतलब वो डूब गया है, मतलब ओके। तो उसके 2-3 बोट के ऊपर डिपेंड, बोट मतलब वो शिप, ओके, पानी जहाज और कथा कुआ होइसे, जो शिप जो है वो जापान से आता है इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए, और वो मतलब 3 जहाज डूब गया है, तो उसके ऊपर बेस करके बोला जाता है कि जितना जहाज जापान से इंडिया में आता है सारे जहाज मतलब डूब जाता है। ओके, तो वो मतलब एक हिस्ट्री जनरलाइजेशन टाइप ऑफ जनरलाइजेशन है ना, क्योंकि वहाँ पे 2-3 बोट के ऊपर डिपेंड करके मतलब हम पूरा जहाज़ को बोल रहे कि हाँ जितना जहाज़ आता है वो डूब जाता है, तो एक टाइप का हिस्ट्री जनरलाइजेशन है। क्लियर, हिस्ट्री जनरलाइजेशन। Yes, sir. আফরোজা বুঝিব পারি আছে না বস্তুখিনি?
ଆସେ ନା ନାହିଁ ବୁଝିব পাৰি আছা তুমি ইয়াতে হেণ্ড ৰেজ কৰিব পাৰা এনেকৈ হেণ্ড ৰেজৰ অপশ্যন আছে যদি পাইছা तो नेक्स्ट हमारा रेड हियरिंग इग्नोरेशियो एलेंसी बोला जाता है जिसको रेड हियरिंग इग्नोरेशियो एलेंसी मतलब क्लाउडिंग द इशू बेगिंग द क्लाउडिंग द इशू इसका और एक नाम है क्लाउडिंग द इशू क्लाउडिंग द इशू मतलब जो मेन इशू है उसको हम क्लाउड करते हैं मतलब उसको ढकने का मतलब ढक देने का मतलब क्या करते हैं मतलब हम कोशिश करते हैं मतलब उसको क्लाउड कर देने का कोशिश करते हैं मतलब जो इशू है उसको हम क्या करते हैं दूसरे आर्गूमेंट से मतलब दूसरे स्टेटमेंट से हम उसको मतलब क्लाउडिंग करना चाहते हैं मतलब हाइड करने चाहते हैं ओके तो ए रेड हियरिंग इज ए distraction from the argument typically with some sentiment that seems to be relevant but is not really on topic मतलब जो टॉपिक मतलब जो स्टेटमेंट टॉपिक के साथ रिलेटेड है ही नहीं तो उस टाइप का कुछ स्टेटमेंट या तो टॉपिक को बोल के हम जो मेन इशू है मेन जो मतलब एक स्टेटमेंट होता है मेन जो इशू है उसको हम क्या करते हैं मतलब क्लाउडिंग करना चाहते हैं ओके समझ लो तुम क्या करते हो तुम्हारा एक दोस्त के पार्टी में गया तुमने बर्थडे पार्टी में तो तुमने घर में बोल के गया था कि तुम 10 बजे तक आ जाओगे है ना लेकिन तुमने क्या किया वो पार्टी में जाके थोड़ा लेट हो गया रात के 2 बजे आया 10 बजे आने का बात था लेकिन तुमने रात को मतलब 2 बजे आया और बहुत बारिश भी हो रहा था तो मम्मी पापा को मतलब बहुत टेंशन हो रहा था तो इसलिए क्या किया कि तुमने आके वो बारिश में भीग के आया आके तुम बोल रहे हो तुमको एक्चुअली मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब आने के बाद घर लौटने के बाद 2 बजे जब तुम लौटे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने इतना लेट क्यों किया बोला था ना 10 बजे तक आ जाना है तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो तुम उस इशू को मेन इशू को क्लाउडिंग करने के लिए तुम क्या बोल रहे हो मुझे बहुत ठंडा लगा है मेरा सिर दर्द हो रहा है ना इस टाइप का मतलब दूसरा टॉपिक को तुम वहाँ पे ऐड कर रहे हो किस लिए कि जो मेन इशू है उसको क्लाउडिंग करने के लिए हाइड करने के लिए कि वो पीछे चले जाए है ना तो इशू को मतलब तुम इग्नोर कर दो इसलिए इसको बोला जाता है इग्नोरेशियो एलेंसी मतलब मेन टॉपिक को इग्नोर करने के लिए दूसरा टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया जाता है तो इसको बोला जाता है रेड हियरिंग ओके समझ में आया रेड हियरिंग क्या है एक्चुअली मतलब जो मेन प्रॉब्लम है उसको मतलब क्लाउडिंग करने के लिए समझ लो एक लड़का एक लड़की का रिलेशन है ओके बॉय है एंड गर्ल है तो बॉय एंड गर्ल समझ लो एक गार्ड है गार्ड ने चीट करते हुए पकड़ा गया ओके दूसरे लड़के के साथ बात कर रहा था तो इसने इसका बॉयफ्रेंड ने इसको देख लिया या तो पता चल गया तो ये गार्ड्स क्या बोल रहा है कि गार्ड जो बोल रहा है कि ऐसे बोल रहा है कि चलो हम नेक्स्ट वीक वहाँ पे घूमने जाते हैं यहाँ पे घूमने जाते हैं जितना पैसा होगा मैं दे दूँगा ओके तो इस बार घूमने का जो पैसा है मैं ही खर्चा करूँगा तो गर्ल्स मतलब अलग अलग बात कर रहे हैं मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है वो बोल रहा है कि तुमने इस टाइप का सीटिंग क्यों किया बट वो उस इशू को क्लाउडिंग करने के लिए मतलब अलग अलग टाइप का बात कर रहा है कि तुम मुझे ये वाला गिफ्ट कब दोगे तुमने इस वाला गिफ्ट मुझे नहीं दिया तो मतलब इस टाइप का अलग अलग बात यहाँ पे ऐड करके अलग अलग टॉपिक को ऐड करके मतलब जो मेन इशू है उसको क्लाउडिंग करना चाहता है लड़की तो इस टाइप का जब सिचुएशन होता है उसको बोला जाता है क्लाउडिंग द इशू या तो रेड हियरिंग इग्नोरेशियो एलेंसी समझ में आया क्लियर अफरोजा होना पाए ऐसा ना संकीम समझ में आ रहा है चीज़ें ओके श्रावस्ती बुझियो पारिसा यस सर नेक्स्ट तुम लोग का ये तो पेपर 1 में शायद हो गया था पेपर 1 में थोड़ी ना एक नहीं तुम लोग यस सर तो उसके बाद है 2Q फैलासी 2Q की फैलासी 2Q की फैलासी मतलब क्या होता है U2 मतलब तुम जो हो मुझसे ज़्यादा हो मतलब तुम मुझसे ज़्यादा कर रहे हो इस टाइप का 2Q की फैलासी जिसको बोला जाता है U2 ओके इसका मतलब है U2 अपील टू हाइपोक्रेसी इसको बोला जाता है अपील टू हाइपोक्रेसी मतलब समझ लो ये किस टाइप का फैलासी है अगर तुम भी स्मोकिंग करते हो साथ में तुम्हारा जो छोटा भाई है वो भी मतलब स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया तुम स्मोकिंग करते हो वो भी मतलब वो जानता है कि तुम स्मोकिंग करते हो ओके तो तुमने उसको जब पकड़ा कि तू स्मोकिंग क्यों कर रहा है छोटा भाई है तो उसको बोला कि तू स्मोकिंग क्यों कर रहा है तो
वो उल्टा क्या बोल रहे हैं, तुम तो मुझसे ज़्यादा कर रहे हो ना, तुम तो मुझसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आर्गूमेंट है वो हाइपोक्रेसी अपील टू हाइपोक्रेसी हो गया है ना, हाइपोक्रेसी टाइप हो गया। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है यू टू, मतलब तुम मुझसे ज़्यादा करते हो तो मुझे मत बताओ, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मत करो कि स्मोकिंग के बारे में तुम्हारा छोटा भाई को बोल रहे हो कि तू स्मोकिंग क्यों करता है, लेकिन वो उल्टा तुमको पूछ रहा है तुम तो मुझसे ज़्यादा कर रहे हो ना, तुम मुझसे ज़्यादा करते हो तो मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो इस टाइप का जब क्या किया जाता है, मतलब जो फैलासी क्रिएट होता है, इस टाइप का आर्गूमेंट को मतलब क्रिएट किया जाता है, उसको बोला जाता है टू क्यू की फैलासी। ओके, इसका एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जाम में आया था। बट डेड यू नो, सॉरी, बट डेड आई नो यू स्मोक्ड व्हेन यू वेर माई एज, मतलब उसको डेड ने पकड़ लिया कि उसका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। तो पूछा, डेड ने पूछा कि तू स्मोकिंग क्यों कर रहा है, तो उसका जो बेटा है, बेटा ने बोला डेड आई नो यू स्मोक्ड व्हेन यू वेर माई एज, मुझे पता है कि तुम जब मेरे एज के थे ना, तुम मुझसे ज़्यादा स्मोक करते थे। सो हाउ यू कैन टेल मी नॉट टू डू दिस। ओके, तो मतलब तुम कैसे बोल सकते हो कि मुझे ये मतलब स्मोकिंग नहीं करना। तो इस टाइप का जब आर्गूमेंट होता है ना, तो इसको बोला जाता है टू क्यू की फैलासी, मतलब यू टू फैलासी। समझ में आया टू क्यू की फैलासी क्या होता है। उसके बाद नंबर 10 पे है द कोजल फैलासी। कोजल फैलासी या तो फॉल्स कोज, जब मतलब किसी इरिलेवेंट कोज को हम ऐड कर देते हैं, जब एक इरिलेवेंट कोज को हम ऐड करते हैं किसी कोज के हिसाब से। ओके, इज एनी लॉजिकल ब्रेक डाउन व्हेन आइडेंटिफाइंग ए कोज यू कैन थिंक ऑफ ए कोजल फैलासी एज ए present category for several different fallacies about अनप्रूव्ड कोजेस, मतलब कुछ ऐसे कोज हम डाल देते हैं जो कि मतलब इरिलेवेंट होता है एंड अनप्रूव्ड होता है, मतलब उसका कोई प्रूव ही नहीं कर सकते। ओके, वन कोजल फैलासी इज द फॉल्स कोज। ओके, और नॉन कोज क्या लिखा गया है ये, और नॉन, हाँ ये बीच में एक वो है मतलब कोज प्रो कोजल कोज, नॉट द कोज फॉर ए कोज, मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट का गलती है, छोड़ो। तो यहाँ पर मतलब जब हम इरिलेवेंट कोज को हम ऐड कर देते हैं, व्हेन वी ऐड सम इरिलेवेंट कोजेस। ओके, जब हम कुछ इरिलेवेंट कोजेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, देन उसका क्या हो जाता है, मतलब इरिलेवेंट कोज या तो कोजल फैलासी क्रिएट होता है। समझ लो यहाँ पे एक एग्जाम में आया था ये, सिंस योर पेरेंट्स नेम्ड यू हार्वेस्ट, मतलब तुम्हारा जो पेरेंट है उसने तो मतलब तुम्हारा नाम हार्वेस्ट रख दिया। हार्वेस्ट मतलब वो खेती बाड़ी करना, इस टाइप का होता है ना, हार्वेस्टिंग करना मतलब खेती बाड़ी करके उसको जब काट के घर में ला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग बोला जाता है ना। तो दे मस्ट बी फार्मर, मतलब जो एक बच्चा है उसका नाम रख दिया कि हार्वेस्ट, दे मस्ट बी फार्मर, मतलब वो हार्वेस्ट नाम रख दिया इसलिए वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया, वो फार्मर ही रह गया, मतलब फार्मर ही बन गया। तो ये कोई रीज़न होता है कि हार्वेस्ट नाम रखने से वो मतलब क्या हो जाएगा, वो फार्मर बन जाएगा, तो ये तो कोई रीज़न नहीं है ना। तो इस टाइप का जब हम इरिलेवेंट कोज को ऐड कर देते हैं किसी रीजन के हिसाब से, उसको बोला जाता है फॉल्स कोज। फॉर एग्जांपल क्या है कि इस बार तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, समझ लो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम गया है उसमें तुम्हारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ, कि जिस दिन तुम एग्ज़ाम में निकल रहे थे ना, तो तुम्हारा जो पड़ोस वाले आंटी थे, मतलब जिसको तुम मतलब बहुत नेगलेक्ट करते हो, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है तुमको, तो उसने पीछे से बुला लिया तुमको, और तुमको ऐसा लग गया कि आज मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो तुमने लास्ट में जाके देखा कि हाँ तुम्हारा रिजल्ट भी ख़राब आया, तो तुमने ऐसे कोच दे दिया कि हाँ ये आंटी ने मुझे पीछे से बुलाया था इसलिए ही मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मतलब वो कोई रीज़न है, तुमने स्टडी नहीं किया था इसलिए एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली वो आंटी बुलाने से मतलब कोई रीज़न नहीं है। तो इरिलेवेंट कोर्स को हमने ऐड कर दिया कि आंटी बुलाने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो जब हम इस टाइप का इरिलेवेंट कोर्स को ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है फैलासी ऑफ फॉल्स कोर्स। ओके, क्लियर, फैलासी ऑफ फॉल्स कोर्स।
Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक हमारा नंबर 10 तक हो गया। आज हम थोड़ा क्लास को थोड़ा छोटा ही करते हैं कि मेरा मतलब दिन में थोड़ा मतलब ज़्यादा काम करना पड़ा आज। रुको एक सेकंड, यहाँ पर हाँ यहाँ तक हो गया ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो 10-12 टाइप्स है उसको हम देखेंगे। आज इतने में हम छोड़ेंगे। उसके बाद फैलासी ऑफ सांकस्ट है कुछ है, और दो चार मतलब वो अपील टू, हाँ अपील टू इग्नोरेंस, अपील टू फोर्स, अपील टू अथॉरिटी, इस टाइप हाँ सारे मिल जाएगा। तो हम ये सारे जो है बाकी जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा क्लास छोटा ही करते हैं। तो ये इन्फॉर्मल फैलासी हो जाएगा। उसके बाद हम बैंड डायग्राम वगैरह है उसको भी देखेंगे उसके साथ, मतलब वो और क्या बाकी था। हाँ उस दिन हम लोगों ने बताया था कि वो जो छोटा टू टेबल मेथड है उसका क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। मैं टाइम ही नहीं मिला मुझे इस 2 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वैसे देखेंगे क्या क्या बाकी है उसको हम कवर करेंगे। ओके, आज इतने में छोड़ते हैं।